हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। जिस पल का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस घड़ी का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप सब इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का, वो यूपीएससी ने रिलीज़ कर दिया है और ये अभी रिलीज़ हुआ है। तो अब है ना, यूपीएससी के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आज ही जाके आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 तारीख बताई गई है। 11 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। आज से आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये डेट स्टार्ट हो गई है। 22 जनवरी 2025 से ये डेट स्टार्ट है। और लास्ट डेट क्या? लास्ट डेट है 11 फेब। तो हो सकता है जितना जल्दी फॉर्म भर सकते हो इतना सबके लिए बेटर है। फ़ायदा क्या होगा जल्दी फॉर्म भरने का? फ़ायदा ये होगा कि अगर आप जल्दी फॉर्म फिल कर लेते हो तो जहां आप सेंटर मांगोगे वहीं पर आपको सेंटर मिल जाएगा। और साथ ही साथ में कोई गलती भी हो जाती है ना, उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। हम आगे बात भी करेंगे, गलती हो सकती है उसके लिए क्या किया जा सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन देखो आ ही चुका है, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लो। इस बार वैकेंसी कितनी आई है, ये सबसे बड़ी शॉकिंग बात है। इस बार जो वैकेंसी आई है 979, 979 यानी 980 से समथिंग वैकेंसी आई। एक वैकेंसी कम है 80 से, तो 979 वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। ये जो वैकेंसी है ये देख के आपको शौक होगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में सबसे लोएस्ट वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। लास्ट जो 3 सालों में 1000+ वैकेंसी देखने को मिली थी, बट इस बार जो वैकेंसी है वो 979 वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी। पर आपको इससे घबराना नहीं है, आपको तो फोकस करना है कि आपकी एग्जाम है वो अच्छी मेहनत रहे। अगर आप मेहनत अच्छी करोगी, प्रिपरेशन अच्छी करोगी, तो एक भी वैकेंसी क्यों ना हो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी ये तो अच्छी खासी वैकेंसी है, इससे भी कम वैकेंसी भी देखने को मिली है। तो आपको तो अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है, अच्छे से सीरियस होकर तैयारी पे लग जाओ। मेंस वगैरह की तैयारी अब साइड में रख दो, ओनली प्रीलिम पे फोकस करो। बहुत ही कम दिन बचे हैं, ठीक है। ये तो देखो नोटिफिकेशन भी आया है। नोटिफिकेशन का मतलब यूपीएससी ने आपको चेतावनी दे दी है कि भाई पढ़ने पर ध्यान दे दो। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म पहले आपने देख लिया, आज से डेट स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 11 फरवरी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसकी डेट कब तक है कि आप इसमें सुधार कर सकते हो? तो करेक्शन की डेट है ना 11 है लास्ट डेट, इससे 7 दिन और ऊपर मान लो तो 18 फरवरी तक आपकी करेक्शन की डेट है। 18 फरवरी तक आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। जो भी दिखने को मिलता है 18 फरवरी तक जाके आप करेक्शन कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक ना हो, यही बेटर है। क्योंकि बाद में है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। फॉर्म जो अब करेक्शन जाओगे ना तब दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती है। इससे बेटर है आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें ही बहुत ज़्यादा ध्यान रख के, बहुत सोच समझ के ही फॉर्म फिल करना। सारी जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के करना। आगे हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे फिल फॉर्म, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पे पेनल्टी है, ये तो मतलब बात करी गई है रॉन्ग आंसर पे कितना है। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो 1/3 है वो कट जाएगा। ये लास्ट डेट के बारे में बात करेगी, लास्ट डेट कौन सी है। फिर यहाँ पे बात करी गई है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन सही सेलेक्ट किया था बट ये क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप जो एग्जाम हो जाता है ना उसके 7 दिन के भीतर इस पोर्टल पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत आ रही थी। तो ये तो एग्जाम के बाद की बातें, इसमें आप ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एग्जाम के बाद में ऑटोमेटिक समझ आ ही जाएगा। ये मॉडिफिकेशन की बात है कि आप कब तक मॉडिफाइड कर सकते हो। अगर कोई करेक्शन करवाना है तो 18/2/2025 तक आप करेक्शन करवा सकते हो। ये लास्ट डेट है, उसके 7 दिन तक बाद में जाके आप करेक्शन करवा सकते हो। इसमें कोई आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। फॉर्म कैसे फिल करना है? फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू, आप ये जो यूपीएससी की वेबसाइट है इसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से जाके फॉर्म फिल करना। ऑनलाइन ये वेबसाइट है, इस पे जाके फिल करना फॉर्म। सारे जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाना है। ध्यान से नाम है, जो भी आपकी डेट है, बर्थ डेट है, मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, सब आराम से देख के ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। जितनी कम गलतियां हो इतना बेटर है। गलती तो होनी ही नहीं चाहिए, फॉर्म फिल में तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। इतना ध्यान रख के आपको फॉर्म फिल करना है। जो भी आप जानकारी दे रहे हो वो ध्यान से जानकारी देना। आपके पास में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बेटर रहेगा। अगर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट है, ये सबसे बेटर डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट में डेट बताई गई है, आपकी बर्थ डेट है वो भरनी है, जो इसमें नाम लिखा गया है वो भरना है। तो इसमें जो नाम लिखा गया डेट है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सबसे उचित माना जाता है फॉर्म फिल करते टाइम। तो इस डॉक्यूमेंट को साथ में लेके जाना है, ध्यान रखकर आपको फॉर्म फिल करने हैं। फिर लास्ट डेट के बारे में बात कर लिया हमने, प्रीलिम के बारे में हमने बात कर लिया है। प्रीलिम कैसे होगा? एमसीक्यूज में होगा। अगर गलत करोगे तो 1/3 आपकी कट हो जाएगा, हमने बात कर ली है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, सबको जानकारी होती है।
अगर आप प्रीलिम की अब एग्जाम देने जा रहे हो तो इतनी जानकारी आपको होती ही होती है। ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है वो तो आपको पता ही होगा। आपकी 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, ये साथ में होनी चाहिए। फोटो होने चाहिए। फोटो किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ में जब एग्जाम देने जाओगे तो कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये तो बेसिक जानकारी है, ऑलमोस्ट सबको होती ही होती है। ठीक है जी, ये इतनी जानकारी सबको पता है। लास्ट डेट के बारे में हम बात कर चुके हैं, पेनल्टी के बारे में बात कर चुके हैं। फिर है यहाँ पे बात करेगी काउंटर क्वेश्चन के बारे में, गाइडेंस के बारे में, कैंडिडेट के बारे में। तो ये अभी आपके काम की नहीं है, तो ये बात की बात है। तो इसमें पर आपको इतना झंझटमारी करने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल फोन वगैरह ये सारी चीजें बैन है, एग्जाम में लेके नहीं जा सकते। तो ये आपको जब आपका फॉर्म फिल करोगे, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा एडमिट कार्ड, उसमें ये सारी जानकारी दी हुई होगी। तो अभी आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो ओनली फॉर्म फिल करने पर ध्यान देना कि फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करी गई है, ये इंट्रोडक्शन की बात करी गई है, फोटोग्राफ वगैरह की, इन सब के बारे में बात करी गई है। तो फोटो ध्यान जो जमा करवाओगे उस समय किस किस चीज़ों की ध्यान रखनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप फोटो फॉर्म फिल करते हो, जब आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी, ये फोटो होना चाहिए। ठीक है, इसमें इतने में तो आपका चेहरा होना चाहिए। रेस्ट पार्ट 1/3 पॉइंट जगह पर आपका चेहरा होना चाहिए, जो आपका फेस है वो इतने पार्ट में होना चाहिए। बाकी जगह पर जैसे आपका नाम है उसकी जानकारी होनी चाहिए। फोटो 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज फॉर्म फिल कर रहे हो, आज तारीख है 22 को अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो फोटो 12 तारीख से पुराना नहीं होना चाहिए, 12 तारीख के बाद का फोटो होना चाहिए। तो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। और जब फोटो खिंचवाते हो तो उसमें डेट भी होनी चाहिए साथ में, यहाँ पर आपका नाम और डेट दोनों मेंशन की गई होनी चाहिए। पिछली बार काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली थी फोटो को लेकर, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ऊपर आपका चेहरा, नीचे फोटो आपका नाम होना चाहिए, साथ ही साथ में उसके ऊपर आपका जो जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई वो डेट मेंशन होनी चाहिए। और फोटो 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में अगर आपने फोटो में चश्मा पहनी हुई है, स्पेक्स वगैरह लगाए हुए हैं, साथ में अगर आपकी बीएड वगैरह है, तो वो जब एग्जाम देने जाते हो तो वही सेम टू सेम आपका वहीं पर लुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप बीएड कट करी हुई है, बिल्कुल क्लीन सेव में जा रहे हो, आपने ऊपर सिर में कुछ लगा रखा है, कैप वगैरह लगा रखी, चश्मा पहन रखी है, बट जब एग्जाम देने जाते हो तो आपका मैच ही नहीं होता लुक। तो वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आ सकती है। तो अभी जिस प्रकार से फोटो खिंचवाते हो तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना। फोटो एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम पूरी क्योर रेजुलेशन में होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप क्लीन सेव रखते हो तो क्लीन सेव ही रखना, बीएड रखते हो तो एग्जाम में भी बीएड रखना। चश्मे नहीं रखना तो बेटर है, क्योंकि उस टाइम में हो ना हो वो दिक्कत कर सकता है। तो चश्मे ना रखो तो बेटर है, ये सब बेटर ध्यान रखना। ठीक है, मतलब क्लीन सेव रखो तो ही बेटर है। साथ ही साथ में अगर बीएड है तो उस टाइम बीएड होनी चाहिए, बट ये इंटरव्यू में दिक्कत कर जाता है, इसलिए बेटर रहेगा कि आप क्लीन सेव जाके फोटो खिंचवाना। ठीक है, क्लीन सेव पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि इंटरव्यू में फिर आप क्लीन सेव में जाते हो तो वो अच्छे से फोटो खिंचवाना, ये बात ध्यान रखना। फोटो वाली ज़्यादा मिस्टेक्स होती है और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको एग्जाम में फेस करनी पड़ती है। तो इनका जितना ज़्यादा ध्यान रखो इतनी ही बेटर रहेगी। तो फोटो काफ़ी अच्छे से आप ध्यान रख के खिंचवाना। ठीक है, फोटो वाली बात याद समझ में आ गई आपको। अब एग्जाम की गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन नॉर्मल सी गाइडलाइन है, जो भी आप एग्जाम कब फील होगा, ठीक है, वो बेसिक चीज़ है, उसमें इतना फोकस करने की जरूरत है नहीं। एग्जाम कब होगा? एग्जाम 25 मई को होने वाला है। 25 मई 2025 को एग्जाम होने वाला है, जबकि आपके पास में अब टाइम बिल्कुल कम बचा है। तो इसलिए आपके पास में बहुत ही कम टाइम बचा है, क्योंकि 25 मई को एग्जाम होने वाला है। हम सोच रहे थे जून में होगा, जून में नहीं होने वाला है, एग्जाम 25 मई को ही होगा। ठीक है, 25 मई 2025 को ही एग्जाम होने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ये डेट भी दे रखी है, तो इस एग्जाम के बारे में ध्यान रखना। ये कौन कौन सी सर्विस है, सर्विस के बारे में बात करी गई है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। तो ये सारी सर्विसेज जब सेलेक्ट होंगे तब देखेंगे इसके बारे में। तो अभी इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करी हुई, किसके लिए कितनी वैकेंसी है। ये टोटल 979 वैकेंसी है। फिर ये जो डिसेबल वगैरह होते हैं ना, उनके लिए 38 वैकेंसी है। फिर डिसेबल में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो उनके लिए ये सब के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो जो जिस कैटेगरी में आता है वो अपने हिसाब से देख लेना कि उनकी वैकेंसी कितनी है। ये नॉर्मल वैकेंसी कितनी है? 979 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई है। रिजर्वेशन, जो अगर आप रिजर्वेशन है उसके लिए हम आगे बात भी करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आप रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लेके आप जरूर साथ में लेके जाना। ठीक है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने एक अच्छी बात ये भी करी है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो और फिर आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता, मतलब आपका प्रीलिम हो गया है, मेंस हो गया है और इंटरव्यू नहीं होता है, ये सारी कैटेगरी के बारे में इसमें आपको फोकस नहीं करना है। आपको मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दो। एक बार ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुँच जाते हो
आपका प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, बट अगर आपका इंटरव्यू नहीं होता है तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट है ना, जो आपके मार्क्स है वो गवर्नमेंट एक वेबसाइट पे, एक पोर्टल है, उस पर चढ़ा देगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि गवर्नमेंट के जो PSUs वगैरह होते हैं, अदर जो वैकेंसी होती है वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि आपको जॉब सिक्योरिटी की एक प्रकार से गारंटी ही मिल जाएगी, तो जॉब सिक्योरिटी के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अब ज़्यादा अच्छे से अच्छे फोकस करो एग्जाम पर, ताकि आपका प्रीलिम मेंस तो निकल ही जाए। इंटरव्यू ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं हुआ तो दिक्कत देखने को मिली है, बस आप फोकस करो, आपके एग्जाम पर फोकस करो। अगर एक बार आप एग्जाम निकाल लेते हो तो आपका भविष्य है वो सुनहरा हो सकता है। ठीक है जी, तो ओनली एग्जाम पर फोकस करो, बाकी साइड देखना ही नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें बात करी गई है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। फिर बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं हमारे सेंटर के बारे में। सेंटर कहाँ मिलेगा? तो सेंटर वही है, एक तो आपका नज़दीकी जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो भी जगह पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जहाँ आप जल्दी से पहुँच सकते हो, वो आपको सेंटर चूज करना है। बेटर ये रहेगा, जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करोगे उतने ज़्यादा चांस है कि आपका सेंटर जो आपने फॉर्म फिल करा है वही सेंटर मिला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिल्ली सेंटर सेलेक्ट करना है, अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं जितना जल्दी सेलेक्ट करूँगा सेंटर, जितना जल्दी फॉर्म फिल करूँगा, इतने मेरे चांसेस है वो ज़्यादा है कि मेरे को दिल्ली ही सेंटर मिल जाएगा। कुछ जैसे हैं, जैसे कि कोलकाता है, नागपुर है, चेन्नई है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग रूल है। बट बाकी जो जगह है ना, वहाँ पे जितना जल्दी आप मतलब फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जो पहले अप्लाई करेगा उसको सेंटर पहले मिल जाएगा। तो सेंटर पे ये आप ध्यान रखना आपको कि सेंटर वही मिलेगा। फिर मेंस के बारे में बात करेगी तो वो मेंस में देखेंगे, मेंस के सेंटर के बारे में, कहाँ कहाँ सेंटर मिल सकता है, उसके बारे में आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रीलिम निकल जाए उसके बाद में हम मेंस पर भी फोकस करेंगे। अभी तो ये प्रीलिम का फॉर्म है, इस पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, जितना जल्दी फॉर्म हो सके इतना जल्दी फॉर्म फिल कर लो। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, क्या उम्र होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान से सुन लो। एलिजिबिलिटी सिंपल क्या है, ये सारी जो फॉर्म फिल वगैरह ये सारी जानकारी आपके काम की नहीं। हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, एलिजिबिलिटी की। तो आपको ये नहीं पढ़ना है आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, 21 से 32 साल। कैसे करनी है ये डेट, आपको कुछ चीज़ ध्यान नहीं रखना है। आपकी जो उम्र है ना, आपकी जो बर्थ डेट है वो 2 अगस्त 1993, 2 अगस्त 1993 और फिर है 1 अगस्त 2004। 2 अगस्त 1993 और 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये डेट है 21 से 32 साल की उम्र, यानी कि अगर आपका जन्म है 2 अगस्त 1993, 2 अगस्त 1993 के बाद में हुआ है, 1 अगस्त 2004 से पहले हुआ है, तो आप एग्जाम दे सकते हो। कोई कंफ्यूजन मत रखना। अगर आपका जन्म है 2 अगस्त 1993 के बाद, पहले वाले नहीं चलेंगे क्योंकि वो 32 क्रॉस कर जाएंगे। 2 अगस्त 1993 के बाद 1 अगस्त 2004 के पहले जन्मे हैं वो जाके एग्जाम दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के, तो उनको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ कुछ एग्जाम्पशन भी दिए गए हैं, जैसे कि SC ST है उनको 5 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं, OBC वालों को 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 5 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। फिर जो डिसेबल लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए 10 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। फिर जो कोई व्यक्ति है डिसेबल भी है और वो SC ST में है तो उनको 15 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग कुछ क्राइटेरिया चूज किया गया है। तो ये इतना आपको नहीं पढ़ना। अगर आप जिस कैटेगरी में आते हो, अगर SC ST में आते हो तो आपको ध्यान रखना है, फिर OBC में आते हो, जनरल में आते हो, साथ ही साथ में अगर आप डिसेबल हो तो इन चीज़ों का फोकस रखना है कि आपको कितने कितने साल दिए गए हैं। फिर से सुन लो, SC ST 5 साल एक्स्ट्रा है, OBC 3 साल एक्स्ट्रा है, डिसेबल 10 साल एक्स्ट्रा है। अगर SC ST और डिसेबल दोनों में है तो 15 साल एक्स्ट्रा है। तो चांस की कोई टेंशन नहीं करनी है, बहुत चांस पड़े हैं आपके पास में। ठीक है जी, वही बात है। सर्टिफिकेट में 10वीं की मार्कशीट लेके जाना है, मेन आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट आप लेके जाओ साथ में। साथ ही साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करी हुई जरूरी है। आपने अगर ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ग्रेजुएशन किससे? मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। जिसकी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम जस्ट होने वाला है, फाइनल ईयर में हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट जहाँ चाहिए होते हैं ना ग्रेजुएशन के, वो इंटरव्यू में चाहिए होते हैं, उससे पहले नहीं चाहिए होते हैं। इसलिए इंटरव्यू होने वाला है 2026 में होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो आप है ना क्या कर सकते हो, ये जरूर दे सकते हो। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हो तो एग्ज़ाम जरूर दे सकते हो,
बट बेटर रहेगा अगर फाइनल ईयर में हो तो अगले साल ही देना, क्योंकि तैयारी हो जाएगी, मतलब नहीं है एक चांस गंवाने का। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तैयारी नहीं है तो चांस गंवाने का मतलब नहीं है, अगले साल ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ में देना। ठीक है जी। तो आप है ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में हो तो दे तो सकते हो, बट दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब क्या देखने को मिलता है, अब ये देख लिए अटेम्प्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कितने किसको अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले जनरल वालों को पता है, जनरल वालों को 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। कितने? जनरल वालों को 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। ओबीसी वालों को कितने अटेम्प्ट मिलेंगे? 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। जनरल वालों को 6 है, ओबीसी वालों को 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर कोई ऑलरेडी आईएएस बना हुआ है तो वो वापस एग्जाम नहीं दे सकता है, क्योंकि भाई ऑलरेडी आईएएस है, इससे ऊपर वो कहीं जाएगा। फिर भी आईएएस क्यों एग्जाम देते हैं? अगर कोई आईएएस बना हुआ है तो वापस एग्जाम क्यों देता है? वो कैडर के लिए देता है। क्यों? कई बार क्या होता है, उसको कहीं ऐसी जगह पटक देते हैं तो वो चाहता है भाई होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह है या होम स्टेट में वापस आ जाए, इसलिए वो फिर से एग्जाम देता है टॉप करने के लिए। तो वो एग्जाम नहीं दे सकता है बार बार। ठीक है, आईपीएस दे सकता है बट आईएएस नहीं दे सकता, क्योंकि वो टॉप रैंक मानी जाती है। ठीक है जी। साथ ही साथ में फीस के बारे में बात करें तो एससी एसटी और विमेन, एससी एसटी विमेन, इनके लिए कोई फीस नहीं है। एससी एसटी विमेन वालों के लिए कोई फीस नहीं है। ओबीसी जनरल वालों के लिए 100 रुपये फीस है, ऑनलाइन जमा होगी, ज़्यादा फीस नहीं है। तो 100 रुपये ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर क्या बात करते हैं, ओबीसी वाले क्रिमिनल लेयर की बात कर लेते हैं। तो क्रिमिनल लेयर की बात करें तो इसमें क्या बात करिए, अगर आपको क्रिमिनल लेयर के लिए क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ये, फिर भी, और यूनियन वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप केंद्र वाला होना चाहिए, राज्य वाला नहीं, केंद्र वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। केंद्र वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र कहाँ का? केंद्र वाला होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में जो आप नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए लिस्ट निकालते हो वो 2024 से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 2025 से नई नहीं होनी चाहिए। मतलब जो लास्ट डेट है हमारी क्या है, वो 12 फरवरी, 12 फरवरी के बाद की नहीं होनी चाहिए। 12 फरवरी के बाद की वैसे कैसे निकाल सकते हैं? यानी कि आप फॉर्म ने मिस्टेक कर लिया तो करेक्शन कर लिया, फिर बाद में फॉर्म फिल कर लिया और उसके बाद में ये ऐड किया, तो नहीं, वो नहीं माना जाएगा। 12 फरवरी से पहले, 12 फरवरी 2025 से पहले की होनी चाहिए और 2025 के बाद की, और कुल मिला के 6 महीने की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नई भी नहीं होनी चाहिए। तो ये डेट, तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह है, इसके तो ध्यान ही रखना। आप समझ में नहीं है तो एक बार पूछ लेना कि क्या दिक्कतें हो रही है, आराम से ध्यान में रख के इन चीज़ों का क्या क्या, एक फोटो का आपको ध्यान रखना है, मोस्ट चीज़ है, फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, डेट उस पर स्पेसिफिक लिखी होनी चाहिए, नाम लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर्म फिल करते टाइम जो आपके नाम वगैरह है वो अच्छे से ध्यान रख के भरना, जो फॉर्म वगैरह में सेंटर्स वगैरह सेलेक्ट करते हो वो ध्यान रख के भरना। साथ ही साथ में डेट ऑफ बर्थ वगैरह ध्यान रख के देखना। साथ ही साथ में क्या और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट दोगे, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, जो डिटेल फिल करोगे वो अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट साथ में भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आप जब एग्जाम देने जाओगे प्री मेंस इंटरव्यू, तब एक डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, उन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, उनको क्या सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है इनकम का। तो ये जो इनकम का सर्टिफिकेट है ये लास्ट 2024-25 का जो फाइनेंस ईयर होना, 2023-24 का जो फाइनेंस ईयर था, जो वित्त वर्ष था, उसका ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये भी लेटेस्ट होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ की ईडब्ल्यूएस वालों को भी ध्यान रखना है, जनरल वालों को भी इस चीज़ की ध्यान रखना है। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी, इसको ध्यान में रखना। बाकी तो ये छोटी मोटी डिटेल है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बस यही बेसिक चीज़ थी जो आपको समझनी थी। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे और कुछ नहीं, काफ़ी डिटेल दे रखी, कैसे फॉर्म है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो आपके काम की नहीं है। हमें बस ये सारे सब्जेक्ट वगैरह के बारे में बात करिए, हमारे काम की जो जो चीज़ें थी हमने देख ली। फोटो ध्यान रख के फिल करना है, फॉर्म ध्यान रख के करना है, एज का ध्यान रखना है कि 93 से पुराने नहीं होने चाहिए, 2004 से नए नहीं होने चाहिए, इनके बीच में होने चाहिए, ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट की हुई होनी चाहिए, फाइनल ईयर वाले दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है और किसी चीज़ की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो बस अब फॉर्म फिल करो, आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, धन्यवाद।